अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं सियासी मंजरनामे पर जो हो रही हैं, आपके सामने रखेंगे और आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगी कि मेरे नज़रिए के मुताबिक किस तरह से तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। वो कहते हैं ना, जो अरशद मलिक साहब की भी एक वीडियो में उन्होंने बात कही हुई थी कि स्ट्रिंग्स हैं कैसे कहीं किसी जगह से टाइट किए जाते हैं, किसी जगह पे ढीले किए जाते हैं, फिर किसी दूसरी जगह से टाइट किए जाते हैं और एक तरफ से ढीले किए जाते हैं। तो ये वाला मामला अभी तक हमें होता नजर आता है और स्ट्रिंग्स का जो पीछे एक मरकज और महवर है वो एक वही जगह है। बाकी तमाम आगे जो मुख्तलिफ राग हैं वो आपको सुनाई देते हैं अकॉर्डिंग टू कि कितना ट्विस्ट किया जाए, कितना उसको ढीला किया जाए, कितना उसको टाइट किया जाए। तो आगे जो हमारे बेचारे सियासतदान हैं वो उसी तरीके से राग जो है अपने बदलते रहते हैं। ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त नज़र क्यों आ रही है, मैं आपके सामने रखती हूँ डिटेल में। जरदारी साहब का इंटरव्यू, राव अनवार का इंटरव्यू, फिर नवाज शरीफ साहब का पुराना बयानिया और फिर उसके बाद अंसार अब्बासी साहब का कॉलम, और ये सब के बीच अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से भी कि जहाँ पर ख़तो किताबत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, लेकिन इस दफ़ा बड़ा उल्टा पड़ गया उन लोगों को कि जो खुद ख़त लिखने में माहिर थे, आज उनको ख़त लिखे जा रहे हैं। तो ये क्या कहानियाँ आपके सामने रखते हैं जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, ज़रा सबसे पहले थोड़ा सियासी मंजरनामा इंटरेस्टिंगली डिस्कस करते हैं। हुआ ये है कि कुछ हिस्सा इसका मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब पहले आए, अच्छे बच्चे बने, उन्होंने कोई इर्द गिर्द एहतसाब की, किसी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारने की कोई इनकलाबी बयानियाँ, कोई वोट को इज्जत दो, कोई सिविल सुप्रीमेसी, किसी किस्म की कोई बात नहीं की, और बस आकर उन्होंने कहा कि सब अच्छा होना चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए और सबको पैसे मिलने चाहिए और जनाब मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन फिर वो कुछ दिनों बाद ही उन्हें यहाँ रहते हुए रियलाइज़ हो गया कि एक तो जनाब इससे जो तासुर है वो बड़ा बुरा पड़ रहा है, सारे लाडला लाडला कह रहे हैं, और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो हम बिल्कुल बड़ा कंट्रोल्ड किस्म की सिचुएशन में ही रहेंगे। और फिर उन्हें दोबारा उनके अंदर वो जो बगावत के जज्बात थे वो पनपना शुरू हो गए कि जनाब मैं तो बड़ा एक ज़माने में इनकलाबी हुआ करता था, तो मैं ज़रा वो वाला रूप दोबारा दिखाऊं। तो जब कोई रूप आप दिखाते हैं तो फिर आपकी जो पीछे से स्ट्रिंग्स टाइट करने वाले होते हैं वो भी आपको फिर कुछ और रूप दिखाते हैं। तो उधर इनका बयानिया थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगा, इन्होंने एहतसाब की बातें शुरू की, तो उधर से अंसार अब्बासी साहब का कॉलम भी आ गया और मैसेज पहुंचा दिया गया कि जनाब आप ज़रा अच्छे बच्चे बनकर रहें, गुस्सा काबू रखें और अपनी तवानाई को मुल्क व कौम के मफाद में इस्तेमाल करें। पाक फ़ौज से दोबारा लड़ने की, अस्करी क़यादत से दोबारा लड़ने की जो आप कोशिश कर रहे हैं या जो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। तो लिहाजा आपके लिए यही अच्छा है कि आप जिस मकसद के लिए लाए गए हैं उस मकसद को पूरा करें, वरना जो सहूलतकारी आपको इस्टेब्लिशमेंट से मिल रही है, जो सपोर्ट आपको इस्टेब्लिशमेंट से मिल रही है, वो वापस खींची भी जा सकती है। क्योंकि इमरान खान को तो इसलिए रोका जा रहा है कि वो वापस आएगा तो आके फिर वो लड़ाई करेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं जी फ़ौज अपना काम करे, सियासत में मुदाखलत ना करे। तो वो इस किस्म की जब बात करेगा और फिर उसके लिए हमें ज़ाहिर है पीछे धकेलेगा, तो उससे बेहतर ये कि उसको ही हम पीछे धकेल दें, उसको आने ही ना दें। तो आपको तो हम इसलिए लाए हैं कि आप हमारे साथ मिलकर आगे चलें, और आप भी अगर हमसे ऐसी बातें शुरू कर देंगे एहतसाब वगैरह की, तो फिर दाल नहीं गलेगी, फिर हमें इमरान खान को पीछे रखने का क्या फ़ायदा होगा। तो उन्हें थोड़ा सा समझा दिया गया मामला कि भाई ज़रा ईजी हो जाए आप। दूसरी तरफ जरदारी साहब के जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनको भी बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि वो भी कुछ तासुर दे सकें कि वो बड़े इनकलाबी हो गए हैं, और उनको बड़ी फिक्र खारी आवाम की और आइन और कानून की। और उन्होंने कभी टिकटॉक की सियासत भी नहीं की, कभी गेट नंबर 4 की भी सियासत नहीं की। यानी कि इनके ख्याल से आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि उसको पिछले 16 महीने में क्या कुछ ये लोग करके आए हैं वो कुछ याद नहीं रहेगा कि इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर कैसे कैसे इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए सिंध हाउस में मंडियां लगाईं, या किस तरीके से इन्होंने सारी प्लानिंग करके एक मुंतखब हुकूमत को गिराया और इस्टेब्लिशमेंट के ये आलाकार बने, और इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इन्होंने रुकावटें डाली, इलेक्शंस भी नहीं होने दिए, और फिर उसके बाद जिस तरीके से अभी तक भी मुल्क आइन और कानूनी तौर पर देखा जाए तो एक सियासी बहरान का शिकार है, आइनी बहरान का शिकार है। लेकिन ये सब कुछ अब लोग भूल जाएं और अब ये याद रखें कि जी बिलावल एकदम बड़े इनकलाबी हो गए हैं, और वो सब भूल जाएं कि 16 महीने उन्होंने जो पूरी
दुनिया का सैर सपाटा किया है आपके अवाम के पैसों के ऊपर, और पूरा अपना एक CV इस्टेब्लिश किया और पूरा एक्सपोजर लिया वर्ल्ड का, और अपने PR बनाई, सब कुछ किया। तो ये सब करने के बाद अब उन्हें ख्याल आ रहा है कि नहीं भाई वो तो बड़े इनकलाबी हैं, और उन्होंने आज पिछली जो 2-4 तकरीरें थी उसमें झाड़ दिया नवाज शरीफ साहब को भी कि जी आप तो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं और आप तो जनाब बड़ा उनसे सेटलमेंट करके आ रहे हैं, और इस तरीके से आप अगर इक़्तिदार लेंगे बड़े गैर मुनसिफाना तरीके से बग़ैर शफाफ इलेक्शन के, तो ये तो हम नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, और आप बूढ़े हो चुके हैं और अब आप बैठ जाएं। तो जब ये इस किस्म की बातें उन्होंने की तो फिर अब इधर से भी स्ट्रिंग्स टाइट करने का वक्त आ गया। इधर से स्ट्रिंग्स टाइट करने के लिए भी बड़ा कुछ कर लिया गया था। कुछ तो पहले भी किया गया था कि बलूचिस्तान से लोगों को इधर PMLN में मिलवा दिया गया था, और अब मज़ीद उन्हें चुप करवाने के लिए हमने देखा कि किस तरीके से राव अनवार साहब, जो कि साबिक एक SSP मलीर रह चुके हैं और बदनाम ज़माना मावराए अदालत, मावराए आइन और क़ानून कत्ल के जो मुजरिमान हैं उनमें इनका नाम शामिल है। इनके ऊपर अभी पिछले दिनों ही, बल्कि कुछ साल पहले, नकीबुल्लाह महसूद एक नौजवान था, उसका भी कत्ल इनके ही उसके कत्ल में भी ये नामजद थे, और फिर उसके बाद इन्हें किस तरीके से बचा लिया गया, साफ तौर पर मक्खन में से बाल की तरह निकाल लिया गया, वो सारी दुनिया ने देखा। तो ये जो राव अनवार साहब हैं ये भी वही किस्म का कैरेक्टर हैं कि जो कि ख़ास लोग होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदे हर जगह पर, और उनकी ज़रूरत के मुताबिक परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये भी कुछ इसी किस्म के एक एजेंट और आलाकार से हैं। तो जी राव अनवार साहब जो खुद बड़े जरदारी साहब के करीब समझे जाते थे, और जरदारी साहब खुद उनको अपना बच्चा कहते थे, बहादुर बच्चा कहते थे, और MQM को खूब उनसे पिटवाते भी थे, और भी जिस तरह उनके मामलात होते थे, कोई तंग करता था तो राव अनवार साहब उनका बड़ा काम भी कर देते थे। तो ये सब कुछ वो करते रहे हैं, और ये जिसको कहते हैं शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो ये सारा सिलसिला चलता रहा है। और आज क्या होता है अचानक कि वही राव अनवार साहब खुद आसिफ जरदारी के खिलाफ बैठकर पूरा एक इंटरव्यू दे डालते हैं, और समा TV पर वो इंटरव्यू चल जाता है, और उसमें वो कोई इल्ज़ाम नहीं है जिस पर जो ना उन पे लगाते हों। उन्होंने सारी बातें कर दी कि जी ये तो ज़मीनों पे कब्ज़े भी करते हैं, सिंध में तो पूरा एक करप्शन का सिस्टम है जिसमें बाकायदा पूरा सिंध हुकूमत का जरदारी साहब का हिस्सा है, और अयान अली के जो सारे अकाउंट्स की पेमेंट थी, और फिर जो वहाँ तक उन्हें इवन एयरपोर्ट तक छोड़ के आने वाला मुलाजिम भी जरदारी हाउस का था। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से 7 खरब रुपए की पिछले सिर्फ 5 साल में, ओवरऑल 15 साल में नहीं, पिछले 5 साल में 7 खरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है सिंध हुकूमत की तरफ से, और बाहर हर मुल्क में इन्होंने जायदादें बनाई हैं, दुबई में बनाई हैं और लंदन में बनाई हैं, कितनी ही मुल्कों में इन्होंने जायदादें बना ली हैं। और फिर उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हुए ये भी बताया कि किस तरीके से जरदारी साहब जो है वो पूरा सिस्टम कंट्रोल किए हुए हैं। तो अब ये इंटरव्यू आता है, उनके सारे राज वो अफशा करते हैं आके, कुछ पता नहीं कितने सच्चे होंगे कितने झूठे होंगे, लेकिन असल बात यही है कि जिनके सब लोगों की वीकनेसेस इनके हाथ में होती हैं तो फिर उन्हें बाद में इसी तरीके से ब्लैकमेल कर लिया जाता है। अभी कल ये इंटरव्यू आता है और आज के दिन हम आके देखते हैं कि जरदारी साहब आसमा शिराजी साहिबा को एक इंटरव्यू देते हैं, और उसमें फिर उनकी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प और मानी खेज है। एक तो ये कि वो वहाँ पर सारा जो तनकीद का रुख है वो नवाज शरीफ साहब से भूलकर इमरान खान की तरफ कर देते हैं। और मज़े की बात यह कि जब आसमा शिराजी साहिबा उन्हें कहती हैं कि बिलावल भुट्टो तो ये बात कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को लाडला कह रहे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, उन्होंने तो आइडेंटिफाई नहीं किया कि लाडला कौन है। वो लाडला तो असल में 30 साल से इमरान खान ही है, और जो पहले सेटअप था एस्टैब्लिशमेंट का वो तो उनका भी लाडला था। अब वो सेटअप तो चला गया, लेकिन अब जुडिशरी अभी तक उनकी सहूलतकारी करती है, इसलिए उन्हें बड़ी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। और फिर उसके बाद जरदारी साहब मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर कि उनके दौर में अफ़गानियों को जाली जो शनाख्ती कार्ड्स थे वो दिए गए, और ये सारे इनके वोटर सपोर्टर बनाए गए हैं ताकि ये धांधली कर सकें इलेक्शन में। फिर उसके बाद ये कहते हैं जनाब कि इमरान खान की जो अहलिया मोहतरमा है, साबिका अहलिया जमाइमा खान साहिबा, वो बाहर जो लोग यूट्यूबर्स हैं बैठे हुए उनको फंडिंग करती हैं, उनको पैसे देती हैं, इसलिए वो इमरान खान के हक में बयानियाँ बनाते हैं और यूट्यूब पे उसको एक तरह से प्रोमोट करते हैं। और उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि जनाब जो ये है इलेक्शन है इसको भी अगर 2, 4, 8, 10 दिन लेट भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने आज जो सारा इंटरव्यू दिया उसमें आपको सारी कहानी पता लग जाती है कि बेसिकली
जिसको कहते हैं ना वो टाइट करना, जो नॉब्स टाइट करनी थी वो हो गई हैं और वो वापस अपने ट्रैक पर आ गए हैं। और सबको पता है, उन्हें बताया, याद दिला दिया गया कि भाई इधर इधर रहना है आपने। तो अब अदरवाइज आप इनकी गुफ्तगू देखें तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू है। मतलब जमाइमा पैसे देती है, हम इन्हें बिल्कुल ही मार्केट में नहीं लेके आ गए कि जी जमाइमा पैसे लेती हैं। इनको आज तक इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि पीटीआई ने एक तो वेल इन टाइम अपनी एक टीम डिजिटल मीडिया की खड़ी की थी, लेकिन सिर्फ ये उनकी कामयाबी का राज नहीं है। उनकी कामयाबी का राज इस वक्त ये नहीं है कि उनके पास एक बहुत अच्छी मीडिया, कोई सुपर मीडिया टीम है डिजिटल की, बल्कि इससे अलावा कुछ बात है। यहाँ पर लोग खुद जुड़े हुए हैं, अपनी मर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। आप 8, 10, 15, 20, 100, 200 कितने लोग ला के खड़े कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल करोड़ों में है, लाखों में है, और ये लोग खुद अपनी मर्जी से रजाकाराना तौर पर जुड़े हुए हैं। और फिर चूंकि इस वक्त एक विक्टिमाइजेशन हो रही है पीटीआई की, और एक उनका बयानिया जो है वो एक हकीकत से करीब तर लगता हुआ लोगों को महसूस होता है, तो इस वजह से लोग उसके साथ मजीद जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई ये रॉकेट साइंस उन्होंने पकड़ लिया है, कोई फॉर्मूला है कि डिजिटल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है और उस वजह से वो हो रहा है। लेकिन ये लोग इस बात के ऊपर तुले बैठे हैं कि ये साबित कर दें कि जनाब ये सब कुछ फेक है और इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर आप कन्वेंशंस देख लें ना, आप गली मोहल्लों में जाके जो सर्वे हो रहे हैं वो देख लें। लेकिन अब इनको प्रॉब्लम ये है कि ये इनसे किसी तरह टैकल नहीं हो रहा, तो फिर अजीब व गरीब मार्केट में बयानिए लेके आ जाते हैं कि जी जमाइमा पैसे दे रही यूट्यूबर्स को हो रही है। वो फनी बातें हैं बिल्कुल। और जहाँ तक ये बात है कि जी इलेक्शन डिले कर दें ये वो, तो ये भी फिर वही एक रागनी है कि जो बार बार लापी जाती है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी 8-10 दिन और भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं, फिर 8-10 दिन बाद कहिएगा और भी 1 महीना लेट हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर उसके बाद भी कहिएगा कि 1 महीना और लेट हो जाए तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो कभी ज़रूरत ही क्या पड़ती है इलेक्शन की, ज़रूरत ही क्या है, फ़र्क ही क्या पड़ता है इलेक्शन से। तो ना ही करवाएं आप इलेक्शन, फाड़ ही दें आप इलेक्शन का सारा कागज़, उसमें से आइन में से निकाल बाहर करें। तो ये एक तमाशा है कि जो हमारे पिछली जनरेशन के सियासतदानों ने किया इस मुल्क के साथ, आइन और कानून के साथ भी और अवाम के साथ भी, और अभी तक इनका पेट नहीं भर रहा है, इनकी बस नहीं हो रही है कि ये तमाशा ये किसी तौर ख़त्म कर दें। पाँव कब्र में लटक गए हैं, लेकिन आप इनके अभी तक बयानात देख लें कि जिनमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई सिंसेरिटी नज़र नहीं आती। यही अलमिया है कि हम यहाँ पर इस हाल में पहुँच चुके हैं। तो बहरहाल कहानी अब वही है जो मैंने आपको समझा दी है कि नॉब्स जो हैं वो दोनों तरफ से टाइट किए गए। अब दोनों अच्छे बच्चे बने और सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करें, एक ही दुश्मन अपना बनाए रखें, ज़्यादा पर फैलाने की ज़रूरत नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तो ज़्यादा आने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो उनको थोड़ा थोड़ा सा कस दिया गया है। तो अभी आप कुछ दिन देखेंगे कि शायद अमन रहे, फिर बाद में फिर दोबारा निकलेंगे इनके परवर। आगे आ जाते हैं जी, बात कर लेते हैं ज़रा कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी हाल वाल। वहाँ पर एक अहम केस मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो अपीलों का केस था, जो फैसला दिया था 5 रुकनी बेंच ने उसके खिलाफ, और जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि 6 रुकनी बेंच बना है, उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद नहीं बैठे और अतर मिनल्ला साहब भी शामिल नहीं हैं, और भी जो सीनियर कुछ जज हैं वो नहीं शामिल हैं। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जनाब इस सारी अपील में जो पहले 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, सिर्फ 6 रुकनी बेंच बनाया गया। आज उसके ऊपर एक बड़ा ही तलातुम खेज किस्म का ख़त मंजर आम पर आया है जो कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने लिखा है। अब मैं आपको ज़रा याद दिला दूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बेसिकली चीफ जस्टिस साहब खुद अपनी मर्जी से बेंच नहीं तश्कील दे सकते, बल्कि एक 3 रुकनी कमेटी होती है जो कि फ़ैसला करती है कि कौन सी समातें होंगी अगले हफ्ते में, आइंदा जो भी रोस्टर बनने हैं, और उसमें किस किस्म के बेंचेस बनेंगे। तो अब वो जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी शामिल हैं, जो कि जाहिर है जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं पहले 3 उनमें शामिल हैं, इस वजह से वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो अब होता क्या है कि आज वो एक ख़त जारी करते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम, और उस ख़त में वो सारी कहानी बयान कर देते हैं कि जो ये मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से भी, और जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की एक आइनी दरख्वास्त है जो उनके खिलाफ रेफरेंस के ऊपर उन्होंने अपील दायर की है, उसके ऊपर जो ये बेंचेस बने हैं उसके हवाले से तो जो कमेटी में मुशावरत हुई थी वो ये तय हुआ था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो बैठेंगे इन बेंचेस में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारी मुशावरत हुई, जो तय हुआ था, उसके बाद ये भी काजी साहब ने उसमें कहा था कि अगर कोई सीनियर मोस्ट ना बैठना चाहे तो फिर उससे अगला जिसकी बारी होगी उससे पूछ लिया जाएगा कि अगर वो बैठ सके। लेकिन इन तमाम जो चीज़ें डिस्कशन में आई उसके बरक्स जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का ये दावा है कि उसके बरक्स रोस्टर बना दिए गए और उनको इसमें शामिल भी नहीं किया गया। जो कमेटी की मुशावरत के आखिरी मिनट्स तैयार हुए थे
उनका ये कहना है कि वो उस बारे में बार बार पूछते भी रहे, इंतजार भी करते रहे कि वो सामने आएंगे, वो साइन करेंगे और फिर उसके बारे में हतमी रोस्टर्स जो हैं वो फाइनल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काजी साहब ने ये रोस्टर्स जो थे वो अपलोड कर दिए। उसके ऊपर फिर अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि ये सारा मामला इस तरह से क्यों पेश आया है, मेरी मर्जी और मंजूरी के बगैर किस तरीके से ये रोस्टर बन गए। तो ये एक तरह से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खुद काजी साहब ने पूरा लाइव दिखा के और उसका मुकदमा दिखाया भी और उसके बाद वो एक तयशुदा उसको एक्सेप्ट किया गया, तो उसके तहत जो कानून बना ये तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसकी खुद ही खिलाफ वर्जी कर दी गई, क्योंकि उसमें तो ज़रूरी ये था कि हर जो कमेटी का मेंबर है उसकी उसमें मंजूरी होती। चलिए मान लिया कि वो 2-1 की मुशावरत से भी बन सकते हैं, लेकिन बहरहाल अल्टीमेट जो मिनट्स थे वो तो सामने आ सकते थे, लेकिन बकौल एजाजुल एहसन साहब उनके सामने जो आखिरी मिनट्स फाइनल हुए हैं वो भी उनको नहीं दिखाए गए। तो बहरहाल जी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो ये मामला है उसने एक तलातुम ज़रूर बर्पा किया, क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब ही ने ये रिवायत काफ़ी पिछले टेन्योर में ख़ुद ही काफ़ी ज़्यादा इसको जगाए रखा और मुख्तलिफ ख़त वगैरह वो इसी तरह अता बंदयाल साहब से इख्तलाफ करते हुए मीडिया में भी जारी कर देते थे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल देते थे और दूसरों को भी जारी कर देते थे। तो कहानी ये है कि अब ये सारा कुछ उनके अपने सामने आ रहा है। अब एजाजुल एहसन साहब ने भी ये ख़त लिखा है। बहुत सारे लोग ये बात करें कि जी अगर उस वक्त काजी फायज़ ईसा पे तनकीद होती थी तो फिर आज एजाजुल एहसन साहब पे भी तनकीद होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात ये कि जब काजी फायज़ ईसा साहब बेंच फिक्सिंग की बात करते थे कि अपनी मर्जी के बेंच बनाए जा रहे हैं उमर अता बंदयाल की तरफ से, तो उस वक्त वो चीफ जस्टिस का एक इख्तियार भी था। उस वक्त कानून ये कहता था कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का बेंच बना सकता है, तो इसलिए उनकी जो बात थी वो एक राय का एहतराम किया जा सकता है, लेकिन वो डिक्टेट नहीं कर सकते थे चीफ जस्टिस को। अब जो सूरत हाल है उसमें एक कमेटी है जो कि ये फैसला करेगी कि भाई किसने बेंच बनाने हैं, और अगर आप उस कमेटी की मुशावरत के बाद अपनी मर्जी से बेंच बनाएंगे और उसमें जो एक चीज़ों पे इत्तफाक हुआ है उसको निगलेक्ट करके, इग्नोर करके कोई अपनी मर्जी के बेंच बनाते हैं, तो फिर उस कमेटी के मेंबर को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसके ऊपर एतराज़ भी कर सकता है, और यही एजाजुल एहसन साहब ने किया। और अब जो बेंच बना है उसके ऊपर सबके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि ये बेंच जो है बेसिकली ये हो सकता है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की अपील है इसको उड़ा दे, इसमें फ़ैसले को जो पहला फ़ैसला आया था। अब इसी के पेश नज़र इसमें अहम डेवलपमेंट ये भी है कि जो एक दरख्वास्त गुजार थे मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ वो थे साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब खुद, और अब उन्होंने फिर एक अपील दायर कर दी है कि ये जो बेंच बना है उसमें जो इसको हेड कर रहे हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया है कि ये बेंच का हिस्सा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब शुरू में बेंच बना था मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तो ये खुद ही बेंच से अलग हो गए थे। तो उन्होंने कहा है कि जी इनको आप अपना ये एक तरह से अपनी जो माइंड है उसको अप्लाई कर चुके हैं, ऑलरेडी उसका इजहार कर चुके हैं बेसिकली, तो इनको इन जज साहब को इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब देखना ये कि उनकी इस अपील पर होता क्या है, लेकिन अब इस सारे कज़िये से निकला क्या, इससे एक बात तो पता चली कि प्रॉब्लम उमर अता बंदयाल खाली नहीं थे कि जी उनसे सुप्रीम कोर्ट संभाली नहीं जा रही थी, क्योंकि अब तो वो चले गए ना, तो फिर तो मामला सारे अच्छे हो जाने चाहिए थे। अब तो बड़ा कोई काबिल जज चीफ जस्टिस बन चुका है, बड़ा आइन और कानून का लंबरदार जज चीफ जस्टिस बन चुका है, तो फिर तो किसी को उंगली उठाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अब तो तमाम चीज़ें ऐसे होनी चाहिए कि जिस पे शफाफियत हो, कोई उस पर उंगली ना उठा सके। तो अब उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर तो सब बहुत उंगलियां उठाते थे कि भाई वो गलत जज थे, वो तो चले गए ना, तो फिर अब क्यों ये मसले मसाइल सामने आ रहे हैं? पहले कौन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था और अब किसने प्रॉब्लम क्रिएट की है? ये सारी चीज़ें ये बताती हैं बेसिकली कि किस तरीके से पिछले चीफ जस्टिस साहब को भी जानबूझकर टारगेट किया गया था, क्योंकि वो कुछ मकासद में बज़ाहिर ऐसा लगता था कि शायद कहीं आड़े आ जाएंगे। और अब हमें ये नज़र आता है कि उनके बाकी ऐसे जजेस जिनके बारे में ये राय है कि वो भी आड़े आ सकते हैं, किसी भी मामले में रुकावट बन सकते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं पकड़कर टारगेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अगेंस्ट जो रेफरेंस फाइल किया गया, और इसमें मैं आपको बताऊं कि जाहिद गिशकोरी साहब जो हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया है एक ट्वीट में कि उनके पास जो मुख्तलिफ मवाद आया है, दस्तावेजात आई हैं, उसको जायज़ा लेने के बाद वो कहते हैं कि ये इतना वीक रेफरेंस है, जितने पहले रेफरेंस जजेस के खिलाफ आए हैं सब में से ये वीक रेफरेंस है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। तो इसी तरह से और भी जो बाकी जजेस हैं, एजाजुल एहसन साहब के हवाले से अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि क्या ये चीफ जस्टिस भी बन सकेंगे, क्योंकि अगली बारी उनकी है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो भी जज ऐसे कि जिनके बारे में ये लगता है कि वो शायद कोई प्रेशर लिए बगैर कोई फैसला कर लेंगे,
उनको अब किस तरीके से टारगेट करके साइडलाइन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं कि इस तरह लगता है कि जैसे स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकतवरों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन जजेस के लिए जो है वो फिर हम देखते हैं कि एक स्पेस भी बनती है और उनके लिए कैंपेनिंग भी बाकायदा की जा रही है। तो बड़े वाज़े तौर पर मीडिया के भी इसमें ग्रुप्स हैं, रिपोर्टर्स के भी, और बड़े वाज़े तौर पर आपको जजेस के भी ग्रुप्स जो है वो नज़र आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।